हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है। यह अजूबों से भरा हुआ है जो सदियों से इंसानों को हैरान करते आ रहे हैं। जब हम रात के समय आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अनगिनत स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज दिखाई देते हैं। हर एक अपने आप में अनोखा है, हर एक की अपनी कहानी है। यूनिवर्स में बहुत सी अजीब और अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं भी होती रहती हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक होल्स ऐसी जगह हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इनके बारे में अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन ये वैज्ञानिकों और लोगों को फैसिनेट करते हैं। हमने जितना भी सीखा है उसके बावजूद यूनिवर्स रहस्य से भरी जगह है। इसके ओरिजिन, एवोल्यूशन और फेट के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। यही बात यूनिवर्स की स्टडी को इतना एक्साइटिंग बनाती है। ये खोजों का सफर है जो सरप्राइजेस से भरा है। यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? ये साइंस के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को उलझाए रखा है। कॉस्मोलॉजी में सबसे प्रचलित थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स की शुरुआत लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक्सट्रीम डेंसिटी और टेम्परेचर से हुई थी। बिग बैंग के बाद सेकंड के पहले फ्रैक्शन में यूनिवर्स तेजी से फैला और ठंडा हुआ। जैसे ही यह ठंडा हुआ, एनर्जी मैटर में कंडेंस होने लगी, जिससे पहले पार्टिकल्स बने। समय के साथ ये पार्टिकल्स एक साथ आकर एटम्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और अन्य सभी स्ट्रक्चर्स बनाते गए, जिन्हें हम आज यूनिवर्स में देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी को बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल एविडेंस से सपोर्ट मिलता है। उदाहरण के लिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो बिग बैंग की एक फीकी आफ्टर ग्लो है, टेलीस्कोप्स द्वारा ऑब्जर्व की गई है। दूर की गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट, जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को दर्शाता है, बिग बैंग मॉडल के साथ कंसिस्टेंट भी है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स पार्टिकल्स के एक गर्म, घने सूप से भर गया था। समय के साथ यह सूप ठंडा होने लगा और ग्रेविटी के प्रभाव में आपस में चिपकने लगा। पदार्थ के ये क्लम्प्स बड़े और बड़े होते गए। अंततः गैस और डस्ट के विशाल बादल बन गए, जिन्हें नेबुलाe के रूप में जाना जाता है। इन नेबुलाe के भीतर ग्रेविटी ने मैटर को एक साथ खींचना जारी रखा, जिससे बादल कोलैप्स हो गए और गर्म होने लगे। जैसे जैसे कोलैप्सिंग क्लाउड के सेंटर में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। यह प्रक्रिया, जो स्टार्स को पावर देती है, ने भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज की, आसपास की गैस और डस्ट को उड़ा दिया और नए स्टार्स को जन्म दिया। स्टार्स यूनिवर्स में बेतरतीब ढंग से नहीं फैले हुए हैं। वे गैलेक्सीज नामक विशाल संग्रहों में एक साथ समूहित हैं। गैलेक्सीज विभिन्न आकार और आकार में आती हैं, लेकिन उन सभी में एक चीज समान है, वे ग्रेविटी के बल द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। स्टार्स गैलेक्सीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और वे यूनिवर्स के एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे गर्म गैस के विशाल बॉल्स हैं, जिनमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, जो अपनी ही ग्रेविटी द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। एक स्टार के कोर में इंटेंस प्रेशर और टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन का कारण बनता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी स्टार्स को शाइन करती है। स्टार्स से निकलने वाली लाइट और हीट पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स पर जीवन के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। स्टार्स भारी एलिमेंट्स भी बनाते हैं, जो हमारे शरीर और हमारे आसपास की दुनिया को बनाते हैं। जब स्टार्स की डेथ होती है तो वे सुपरनोवे के रूप में एक्सप्लोड हो जाते हैं। इन एलिमेंट्स को पूरे स्पेस में बिखेर देते हैं। ये एलिमेंट्स तब नए स्टार्स और प्लैनेट्स के लिए रॉ मटेरियल्स बन जाते हैं। स्टार्स विभिन्न आकारों, टेम्परेचर्स और कलर्स में आते हैं। सबसे छोटे स्टार्स, जिन्हें रेड ड्वार्फ्स कहा जाता है, हमारे सूर्य की तुलना में बहुत अधिक ठंडे और फीके होते हैं। सबसे बड़े स्टार्स, जिन्हें ब्लू सुपरजायंट्स कहा जाता है, बहुत अधिक गर्म और चमकीले होते हैं। हमारा सूर्य एक येलो ड्वार्फ है, जो आकार और टेम्परेचर के मामले में अपेक्षाकृत एवरेज स्टार है। सेक्शन 5, एक तारे का जीवन चक्र। जीवित चीजों की तरह स्टार्स का भी एक लाइफ साइकिल होता है। वे पैदा होते हैं, वे जीते हैं और वे मर जाते हैं। एक स्टार का लाइफ साइकिल उसके मास से निर्धारित होता है। मैसिव स्टार्स अपने छोटे समकक्षों की तुलना में कम, अधिक ड्रामेटिक जीवन जीते हैं। स्टार्स गैस और डस्ट के विशाल बादलों के कोलैप्स से बनते हैं। जैसे ही एक बादल कोलैप्स होता है, यह गर्म होता है और तेजी से घूमता है। अंततः बादल का कोर इतना गर्म और डेंस हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक स्टार का जन्म होता है। एक स्टार अपना अधिकांश जीवन अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करने में व्यतीत करेगा। इस स्टेज को मेन सीक्वेंस के रूप में जाना जाता है। एक बार जब एक स्टार अपने कोर में अधिकांश हाइड्रोजन का उपयोग कर लेता है,
तो यह हीलियम को भारी एलिमेंट्स में फ्यूज करना शुरू कर देता है। यह स्टार को एक्सपैंड और ठंडा होने का कारण बनता है, जिससे यह रेड जायंट बन जाता है। आगे क्या होता है, यह स्टार के मैस पर निर्भर करता है। लो मैस स्टार्स जैसे हमारा सूर्य अंततः अपनी बाहरी परतों को बहा देगा, जिससे एक प्लैनेटरी नेबुला बन जाएगा। स्टार का कोर एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में पीछे छूट जाएगा, एक डेंस गर्म वस्तु जो अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडी होती जाती है। सेक्शन 6, हमारा सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है, जो लगभग 100,000 लाइट ईयर्स में फैली एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य और वह सब कुछ शामिल है जो उसकी परिक्रमा करता है, जिसमें 8 प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और अनगिनत छोटी ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स छोटे रॉकी प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के करीब स्थित हैं। आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून गैस जायंट्स हैं जो सूर्य से बहुत दूर स्थित हैं। मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट है, जो लाखों एस्टेरॉयड से आबाद एक क्षेत्र है जिसका आकार छोटे कंकड़ से लेकर ड्वार्फ प्लैनेट्स तक है। नेपट्यून की ऑर्बिट से परे किपर बेल्ट है, जो एस्टेरॉयड बेल्ट के समान एक क्षेत्र है, लेकिन मोस्टली बर्फीले ऑब्जेक्ट्स से बना है। सेक्शन 7, प्लैनेट्स आश्चर्यों की दुनिया। प्लैनेट्स आकाशीय पिंड हैं जो स्टार्स की परिक्रमा करते हैं। वे आकार, बनावट और एनवायरनमेंट्स में एक विस्तृत विविधता में आते हैं। कुछ प्लैनेट्स पृथ्वी की तरह रॉकी हैं, जबकि अन्य जुपिटर की तरह गैस जायंट्स हैं। कुछ प्लैनेट्स बहुत गर्म हैं, जबकि अन्य बहुत ठंडे हैं। प्लैनेट्स उस गैस और डस्ट की डिस्क से बनते हैं जो एक युवा स्टार को घेरे रहती है। जैसे ही यह डिस्क ठंडी होती है, गैस और डस्ट एक साथ क्लम्प होना शुरू हो जाते हैं। अंततः प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं। ये प्लैनेटेसिमल्स टकराते और बढ़ते रहते हैं, अंततः प्लैनेट्स बन जाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक विविध समूह है। सूर्य के सबसे निकट का प्लैनेट मर्क्यूरी एक झुलसी हुई दुनिया है जिसकी सतह क्रेटर्ड है। वीनस एक गर्म प्लैनेट है जिसमें एक थिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है। पृथ्वी एक अनोखा प्लैनेट है जो जीवन से भरपूर है और तरल पानी के महासागरों से ढका हुआ है। मार्स एक ठंडा, धूल भरा प्लैनेट है जिसमें एक पतली एटमॉस्फेयर है और पास तरल पानी के प्रमाण हैं। सेक्शन 8, ब्लैक होल्स, अंतरिक्ष के रहस्य। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और आकर्षक ऑब्जेक्ट्स में से हैं। वे स्पेस टाइम के क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी नहीं बच सकता है। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपने जीवन के अंत में कोलैप्स हो जाते हैं। जब एक स्टार का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह अब अपने ही ग्रेविटी के विरुद्ध खुद को सपोर्ट नहीं कर सकता है। स्टार का कोर ढह जाता है और बाहरी परतें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बिखर जाती है। यदि स्टार का कोर काफी मैसिव है तो यह एक ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाएगा। ब्लैक होल्स टेलीस्कोप्स के लिए अदृश्य हैं क्योंकि वे कोई लाइट एमिट नहीं करते हैं। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स नियरबाई मैटर पर उनके प्रभावों को देखकर उनका पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही गैस एक ब्लैक होल में गिरती है, ये गर्म हो जाती है और एक्स रेज एमिट करती है। सेक्शन 9, अज्ञात की खोज, जीवन की खोज। मनुष्यों द्वारा पूछे गए सबसे गहन प्रश्नों में से एक ये है कि क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज विज्ञान के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण प्रयासों में से एक है। हालांकि हमें अभी तक पृथ्वी से परे जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह मानने के कई कारण हैं कि यह मौजूद हो सकता है। यूनिवर्स बहुत विशाल है और वहां अरबों स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। यह सांख्यिकीय रूप से असंभव है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां जीवन है। वैज्ञानिक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग मार्स और यूरोपा जैसे नियरबाई प्लैनेट्स और मून्स पर माइक्रोबियल लाइफ के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। अन्य बुद्धिमान सभ्यताओं से संकेतों की खोज के लिए टेलीस्कोप्स का उपयोग कर रहे हैं। सेक्शन 10, फैलता हुआ ब्रह्मांड, एक कभी न खत्म होने वाली कहानी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स ने यह ग्राउंड ब्रेकिंग खोज की कि यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उनके बीच की जगह खींच रही है। यूनिवर्स के एक्सपेंशन को सबसे पहले एडविन हबल ने देखा था।
जिन्होंने देखा था कि दूर की गैलेक्सीज से आने वाला प्रकाश रेड शिफ्टेड है। यह रेड शिफ्ट डॉपलर इफेक्ट के समान है, जो एक सायरन की पिच को धीमा कर देता है क्योंकि यह हमसे दूर जाती है। हबल के ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि एक गैलेक्सी हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही तेजी से वह हमसे दूर जा रही होती है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन कॉस्मोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरीज में से एक है। यूनिवर्स की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गंभीर निहितार्थ हैं। सेक्शन 11, ब्रह्मांड और हम। यूनिवर्स का अध्ययन एक हम्बलिंग अनुभव है। यह हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा हैं। यूनिवर्स विशाल, प्राचीन और अजूबों से भरा है, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम यूनिवर्स का पता लगाना जारी रखते हैं, हम लगातार नई डिस्कवरीज कर रहे हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। हम यूनिवर्स के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम अभी भी कितना कुछ नहीं जानते हैं। यूनिवर्स अनंत आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत है। ये एक रिमाइंडर है कि अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है और यह कि ज्ञान और समझ के लिए मानवीय क्षमता असीम है।